कुछ जगह होती हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती, वो अपनी कहानियों से जीती हैं, उन्हीं से पहचानी जाती हैं। चलिए आज भारत में कहानी कहने की इन्हीं परतों में उतरते हैं और ये सफर शुरू होगा एक छोटे से मगर चमत्कारी शहर से। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के काशीपुर की। ये एक ऐसी जगह है जिसकी हवाओं में ही कहानियां हैं, और ये कहानियां कोई आज की नहीं है। ये तो प्राचीन पौराणिक कथाओं से शुरू होकर मुगल काल से गुजरती हुई आज भी जमीन की आत्मा में बसी हुई है। तो इस सफर की शुरुआत कहां से करें? जाहिर है कहानी के सबसे पुराने रूप से, यानी पौराणिक कथा से। चलिए समझते हैं कि इस शहर की पवित्र पहचान आखिर बनी कैसे। अच्छा, इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले शक्तिपीठ को समझना जरूरी है। आखिर ये शक्तिपीठ हैं क्या? देखिए, ये वो 52 पवित्र जगह हैं जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और हर ऐसी जगह ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बन गई। और बाल सुंदरी मंदिर की कहानी तो और भी खास है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती का बायां हाथ गिरा था, और इसीलिए आप देखिए यहाँ कोई बनी बनाई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक चट्टान पर कुदरती तौर पर उभरी हुई एक भुजा की आकृति है जिसकी पूजा सदियों से होती आ रही है। यही है वो बुनियाद की कहानी जो इस जगह की पहचान रखती है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां इतिहास के बड़े बड़े नाम स्थानीय किंवदंतियों का हिस्सा बन जाते हैं, और सच कहूं तो इतिहास और आस्था एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला नाम, 17वीं सदी के मुगल सम्राट औरंगजेब। अब औरंगजेब को तो हम सब जानते हैं, उनकी छवि तो हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की नीति से जुड़ी है। तो ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था तो इस प्राचीन हिंदू मंदिर में ये मस्जिद जैसे दिखने वाले 3 गुंबद क्या कर रहे हैं? ये सवाल ही हमें एक ऐसी गजब की किंवदंती की तरफ ले जाता है जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी आस्था इतिहास के लिखे हुए सच को भी पलट सकती है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब औरंगजेब की बहन जहां आरा एक लाइलाज बीमारी से गुजर रही थीं, तो देवी ने एक छोटी कन्या के रूप में उन्हें सपने में दर्शन दिए। देवी ने वादा किया कि अगर मंदिर को फिर से बनवाया गया तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सम्राट ने हुक्म दिया, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और राजकुमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं। और इस तरह एक ऐतिहासिक घटना ने इस मंदिर की कहानी में एक बिल्कुल नई, बहुत ही जटिल परत जोड़ दी। चलिए अब इस मंदिर की 4 दीवारी से बाहर निकलते हैं, उस दुनिया में जहां कहानियां पत्थरों पर नहीं बल्कि लोगों की बातों में, हवाओं में जिंदा रहती हैं। हम बात कर रहे हैं कुमाऊं के जंगलों में बसी लोक कथाओं की। और ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी बातें हैं, बिल्कुल नहीं। एक स्थानीय महिला याद करती हैं कि कैसे बचपन में उनकी मां उन्हें डराती थीं, ए बीना, जंगल में ढंग से रहना, नहीं तो परियां पकड़ लेंगी। सोचिए, ये दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो समाज के नियम हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस यूं ही बातों बातों में सिखा दिए जाते हैं। कुमाऊं के जंगलों में इन आत्माओं के 2 मुख्य प्रकार माने जाते हैं। एक है एरीज, यानी पुरुष आत्माएं। इनको खुश करने के लिए बांसुरी और तिमोर के पेड़ की एक खास छड़ी चढ़ाई जाती है। और दूसरी तरफ है अंचारी, यानी महिला आत्माएं। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें छोटी मोटी चीजें, सफेद कपड़े और दूध से बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। मतलब हर आत्मा की अपनी पसंद नापसंद है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। इन मुख्य आत्माओं के साथ इनकी सहायक आत्माएं भी होती हैं, जिन्हें कहते हैं आन बान। और ये भी बड़े कमाल के हैं, जैसे लाल बान जो सबसे ताकतवर और गुस्सैल है। फिर है लूला बान जो खुद चल नहीं सकता और जिस पर हावी हो जाए उसे भी चलने फिरने लायक नहीं छोड़ता। और सबसे दिलचस्प है ट्वाल बान जो सुन नहीं सकता। अब सोचिए उसे खुश कैसे करेंगे? उसके लिए ढोल बजाकर, इशारों में एक्टिंग करके कहानी सुनानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी दिलचस्प मान्यताएं ये आपको किसी किताब या स्मारक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानाफूसी में, बातों ही बातों में जिंदा है। और यही मौखिक परंपरा हमें ले जाती है कहानी कहने के आज के दौर की तरफ। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 21वीं शताब्दी में एक इतना आधुनिक, इतना विविध देश अपने इन कहानीकारों को, इन कहानियों को कैसे सहेजता है, कैसे सम्मान देता है? और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव पर मिलता है, जहां बोली गई कहानियां अब छपे हुए पन्नों का सफर तय करती हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है।
ये है साहित्य अकेडमी, भारत की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक, और ये संस्था हर साल देती है बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि भारत की हजारों साल पुरानी कहानी सुनाने की परंपरा का आज के जमाने का सबसे बड़ा उत्सव है। हर विजेता को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका दी जाती है। ये एक प्रतीक है इस बात का कि आज भी इस डिजिटल दुनिया में भी शब्दों और कहानियों की कीमत कितनी ज्यादा है। और इस पुरस्कार की सबसे खूबसूरत बात है इसकी विविधता। आप 2024 के विजेताओं की ये लिस्ट ही देख लीजिए। एक तरफ अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेनगुप्ता हैं, तो वहीं हिंदी में देवेंद्र कुमार, संताली भाषा के लिए दुगाई टुडू हैं, तो तेलुगु के लिए पी चंद्रशेखर आजाद। मतलब भारत के कोने कोने से हर भाषा के कहानीकारों को यहाँ सम्मान मिलता है। तो हमने मिथकों से सफर शुरू किया, किंवदंतियों और लोक कथाओं से गुजरे और उपन्यासों तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे कहानियां परत दर परत किसी जगह की पहचान गढ़ती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से वो कौन सी एक कहानी है जो उस जगह को सही मायने में परिभाषित करती है, जिसे कोई अपना घर कहता है।